Hello students, welcome to weekly news analysis program of बोर ठाकुर IAS Academy यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 2 अप्रैल से लेके 9 अप्रैल के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आए हैं सारे न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। सो लेट्स सी आज के वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। हमारा पहला टॉपिक है IONS मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 यानी कि IMX को शॉर्ट में IMX कहते हैं और 22 यहाँ पर ईयर सिग्निफाई कर रहा है। जैसे लास्ट ईयर इसको IMX 21 कहा गया था, इस ईयर 22, नेक्स्ट ईयर IMX 23 कहा जाएगा। हमारा अगला टॉपिक होगा बामियान बुद्धास, देन विल स्टडी अबाउट एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल। अगला टॉपिक होगा चेतक हेलीकॉप्टर, इसके बारे में हम ब्रीफ में जानेंगे। देन विल स्टडी अबाउट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड रिपोर्ट ऑन ऑनलाइन ट्रेडिंग। उसके बाद हम पढ़ेंगे फर्स्ट स्टील स्लैग रोड्स इन इंडिया। अगला टॉपिक होगा जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट। देन आर अदर टॉपिक्स वुड बी इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम। उसके बाद हम 6 नए रेफरेंस मटेरियल खोजे गए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। देन विल स्टडी अबाउट एप्सपा। उसके बाद दीक्षा वेबसाइट। देन इंडिया नेपाल लॉन्चेस मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, दोनों के बीच में कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, उनके बारे में देखेंगे। फिर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च, इसको भी लॉन्च किया गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। सिमकॉन प्रोग्राम और लास्ट में हम देखेंगे नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। So let's start the video, and before that I would like to insist you, please like, share and subscribe बोर ठाकुर IAS Academy YouTube चैनल and please press the bell icon also, ताकि आपको वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। So let's begin with the very first topic, IONS Maritime Exercise 2022। ये आपके GS पेपर 2 का पार्ट है इंटरनेशनल रिलेशन के अंडर में। अब यहाँ पर हेडलाइंस दिया गया है मेडन एडिशन ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज हेल्ड, यानी कि रिसेंटली ये मैरीटाइम एक्सरसाइज हेल्ड किया गया। अब हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो ये एक्सरसाइज 26 से लेके 30 मार्च 2020 के बीच में हेल्ड किया गया। कहाँ पर? गोवा और अरेबियन सी में। एक्सरसाइज का नाम क्या है? इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022। ये इस साल हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, राइट। हम बात करें एम की, तो कहीं पर नेचुरल डिज़ास्टर होता है तो वहाँ पर रिलीफ फोर्सेस भेजे जाते हैं, चाहे वो नेवी के हों चाहे आर्मी के हों, डिपेंड करता है किस एरिया पे नेचुरल डिज़ास्टर आया है। तो वहाँ पर कुछ ह्यूमन ऑपरेबिलिटी की ज़रूरत होती है, वहाँ पर हर काम मशीन से नहीं होता है, ह्यूमंस भी इन्वॉल्व होना पड़ता है ताकि लोगों को वहाँ से बाहर निकाला जा सके। तो ये कैसे ऑपरेट करते हैं उसी को एनहांस करने के लिए पूरा एक्सरसाइज रखा जाता है और यहाँ पर अलग अलग देशों की टीम्स आती हैं, नेवीज़ आती हैं और एक दूसरे को अपना मेथड्स बताती हैं। तो इसीलिए पूरा एक्सरसाइज हेल्ड किया जाता है। हम बात करें इस साल के पार्टिसिपेंट्स की, तो IONS में टोटल 25 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिसमें से सिर्फ 15 कंट्रीज़ ने इस साल पार्टिसिपेट किया। और हम बात करें बैकग्राउंड की, यानी कि ये IONS कब फॉर्म हुआ था, तो ये 2007 में इस्टेब्लिश हुआ था। किस लिए हुआ था? ताकि जो लिटोरल स्टेट्स हैं इंडियन ओशन के, वो एक दूसरे से कोलैबोरेट कर सकें और ये डिज़ास्टर रिलीफ और भी सारी चीज़ें जो भी नेवल सिक्योरिटी है, ओशन सिक्योरिटी है, ट्रेड रूट्स, इकॉनमी वगैरह सब कुछ यहाँ पर मैनेज किया जा सके। इसीलिए इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम लॉन्च हुआ था। यहाँ पर हो सकता है आपको लिटोरल स्टेट से कन्फ्यूजन हो, तो लिटोरल स्टेट्स या फिर कंट्रीज़ ऐसे कंट्रीज़ या स्टेट होते हैं जो कि या फिर जिनका एक बॉर्डर इंडियन ओशन से अटैच्ड हो, तो वो कहलाएंगे लिटोरल स्टेट्स ऑफ इंडियन ओशन रीजन। यहाँ पर हम मैप में देख लेते हैं, यू कैन सी दिस एरिया इज़ इंडियन ओशन। अब इस इंडियन ओशन से कितने देश हैं जिनके बाउंड्रीज कनेक्टेड हैं, तो यहाँ बहुत क्लियरली दिख रहा है ईरान, ओमान, येमेन, सोमालिया, केनिया, तंजानिया, साउथ अफ्रीका, मोज़म्बिक, मॉरिशस, श्रीलंका, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो ये सारे देश जो हैं, इवन बांग्लादेश, ये सारे देश के बॉर्डर्स जो हैं इंडियन ओशन से कनेक्टेड हैं, तो ये लिटोरल स्टेट्स या फिर कंट्रीज़ हो गए हैं, ठीक है। और इन्हीं के साथ कोऑपरेशन होना है, इन्हीं के नेवीज़ के साथ कोऑपरेशन करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे मेंबर कंट्रीज़ क्या है IONS के। तो यहाँ पर डायरेक्शन वाइज दिया गया है, डायरेक्शन आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो साउथ एशियन लिटोरल की बात करें तो मतलब कि इंडिया से जो साउथ में रहती हैं, तो बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, पाकिस्तान, सेशल्स, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम्स, ये सारे साउथ एशियन लिटोरल्स हैं। वेस्ट एशियन लिटोरल्स की बात करें तो ईरान, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये वेस्ट एशियन लिटोरल्स हैं। ईस्ट अफ्रीकन लिटोरल्स में फ्रांस, केनिया, मॉरिशस, मोज़म्बिक, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, ये कंट्रीज़ आ जाते हैं। साउथ ईस्ट एशियन और ऑस्ट्रेलियन लिटोरल्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड और तिमोर लेस्टे आ जाते हैं। ऑब्जर्वर कंट्रीज़ की बात करें तो उसमें चाइना, जर्मनी, इटली, जापान, मेडागास्कर, नीदरलैंड, रशिया एंड स्पेन, तो ये सारे IONS के मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। मूविंग टू अनदर न्यूज़, द लीगेसी एंड रिटर्न ऑफ बामियान बुद्धास वर्चुअली। अब ये क्या है?
ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपके जीएस पेपर 1 का हिस्सा है, एंशिएंट हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बामियान बुद्धाज है, ये एक तरीके का स्टैचू है बामियान वैली में, और ये बामियान जो रिवर है उसके साथ ही ये वैली है, वहाँ पर ये स्टैचू बनाया गया था। कब बनाया गया था? 5th सेंचुरी एडी। यहाँ पर देखिए न्यूज़ में भी मेंशन है, 5th सेंचुरी एडी में ये स्टैचू बनाया गया था, इसलिए ये आपका जीएस पेपर 1 का हिस्सा है। अब हम देख लेते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो हाल ही में हम जानते हैं अफ़गानिस्तान में तालिबानों ने कब्ज़ा कर लिया है, और उन्होंने अनाउंस किया है कि वो अब बुद्धा के स्टैचू जो कि मेस अयान में हैं उसको बचाएंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, जो कि एक कॉपर माइन का भी अहम एरिया है। अब यहाँ पर ये ज़रूर हो ना हो बुद्धा स्टैचू को बचाए ना बचाए, लेकिन ये कॉपर माइन का एरिया है, इसलिए इनको ये एरिया प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। ऐसा इसलिए ताकि वो चाइना से कुछ इन्वेस्टमेंट पा सके, और अभी जो कैप्चर कर रखे हैं अफ़गानिस्तान को, उसको चलाना आसान नहीं होता है, तो वो उस कंट्री को चला सके, इसलिए यहाँ पर ये ज़रूरी है उनके लिए। ये मार्च 2001 में इन्होंने अफ़गानिस्तान बामियान वैली में जो बुद्धा का स्टैचू है, उस समय उन्होंने ये डिस्ट्रॉय कर दिया था, राइट। उस पीरियड में बामियान बुद्धा का जो स्टैचू है दुनिया का सबसे लंबा स्टैंडिंग स्टैचू है, यानी कि बुद्धा के अलग अलग पोजेज़ हैं, तो हम बुद्धा के स्टैंडिंग स्टैचू की बात करें तो वो उस समय का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू रहा है, राइट। ये स्टैचू का यहाँ पर पिक्चर दिखाया गया है, जब उन्होंने बॉम्बार्डिंग किया था, यहाँ पर मिसाइल्स दागे थे तालिबानियों ने, तो उनका बहुत सारा हिस्सा डैमेज हो गए थे। आप ये डैमेज हिस्सा देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टैचू नहीं है, 2 स्टैचू हैं, आई शो यू लेटर इन दिस वीडियो। अब हम बैकग्राउंड थोड़ा देख लेते हैं। तो 1990s की बात है, जब तालिबान एमर्ज कर रहे थे, और उस समय लगभग 90% से ज़्यादा अफ़गानिस्तान का हिस्सा उनके अंडर में आ गया था। और जब वो रूल कर रहे थे, वहाँ पर कोई लॉ नहीं था, जैसे हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, सो दे डिड नॉट हैड एनी टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रूलिंग द कंट्री। वहाँ पर इस्लामिक जो भी प्रोविजंस थे, पनिशमेंट थे, वो सब वहाँ पर लागू कर दिए गए थे, और कल्चर जो था बहुत एक्सट्रीमिस्ट कल्चर था, मतलब एक तरीके से फंडामेंटलिज्म वहाँ पर पूरी तरीके से आ गया था, और जो भी वहाँ पर पनिशमेंट्स थे, इस्लामिक प्रैक्टिसेस थे, वो सब लागू कर दिए गए थे। ऐसे इस्लामिक प्रैक्टिसेस लागू किए थे जैसे वहाँ पर टेलीविज़न पूरी तरीके से बैन हो गया था, वहाँ पर पब्लिकली किसी को भी मारा जाता था, और जो बच्चियाँ 10 साल से ज़्यादा हों, लड़कियाँ, उनके लिए स्कूल भी बैन था, वहाँ पर उनके लिए स्कूल जाना अलाउड नहीं था। और ये इसी एक्सट्रीमिस्ट कल्चर का रीज़न था जो बामियान बुद्धा के स्टैचू को डिस्ट्रॉय किया गया था। इस स्टैचू को डिस्ट्रॉय करने के लिए तालिबानों ने 27 फरवरी 2001 में अनाउंस किया था, और फाइनली मार्च में उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी उसके कुछ हिस्से बचे हैं जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो बामियान जो रीजन है, ये जो वैली है, यहाँ से एक नदी गुजरती है, ये भी मैं बता चुका हूँ। और ये जब बुद्धिज़्म सेंट्रल एशिया में एक्सपैंड कर रहा था, उस समय ये प्लेस बहुत रिनाउंड हुआ। क्यों रिनाउंड हुआ? क्योंकि ये एक बहुत ही अहम हिस्सा था। यहाँ से लोग ट्रैवल करते थे, और ट्रैवल करने के साथ साथ ही यहाँ पर बहुत सारे आपका कल्चर, लैंग्वेज, ये सब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होता था। और ये जो बुद्धा का स्टैचू है 5th सेंचुरी में बनाया गया था, ये ऑलरेडी हम इस पर बात कर चुके हैं। और ये स्टैचू दो हिस्सों में नहीं, 2 स्टैचू हैं वहाँ पर, जिसका नाम है साल और सहमना। साल मेल स्टैचू है, सहमना जो है फीमेल स्टैचू है। इनका अपना नाम भी है, नाम भी हम देखेंगे। साल का जो हाइट है वो 55 फीट्स है, वहीं शमामा का हाइट है 38 फीट्स है। साल का मतलब होता है लाइट शाइन्स थ्रू द यूनिवर्स, वहीं शमाना का मतलब होता है क्वीन मदर। तो ये एक फीमेल स्टैचू है, ये एक मेल स्टैचू है, राइट। मूविंग फर्दर, यहाँ पर आपको दोनों स्टैचूज़ दिखाया गया है इमेज में, ये मेल, ये फीमेल, ये 58 फीट, और ये इनका हाइट कितना है 55 फीट एंड 38 फीट हाइट। अब हम इंपॉर्टेंस देखें बामियान्स का, तो बामियान जैसा कि मैंने बताया एक वैली है, बामियान नदी भी वहाँ से बहती है। तो ये जो रूट है, सिल्क रूट का एक बहुत ही अहम हिस्सा था। सिल्क रूट आपको पता ही होगा, पुराने ज़माने में जब ट्रेडर्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री चीज़ों को इकोनॉमिक या फिर एक्सपोर्ट करते थे या फिर बेचने के लिए ले जाते थे, तो उसमें रास्तों की ज़रूरत होती थी। सिल्क रूट एक डेवलप किया गया था पूरे वर्ल्ड वाइड, ताकि सिल्क को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करके बिज़नेस किया जा सके, इसीलिए उसका नाम सिल्क रूट रखा गया था। अब इसके वजह से जो मर्चेंट्स है या फिर कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, ये सब एक जगह से दूसरी जगह ईजिली ट्रांसफ़र होते थे। कैसे होते थे? अब मान लीजिए कोई यूरोप का बंदा है, वो दूसरे देश में जा रहा है अपने सामान को बेचने, तो अपने साथ साथ वो सामान तो ले ही जा रहा है, लेकिन अपना लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर सब कुछ ले जा रहा है। क्योंकि पहले ऐसा नहीं था कि फ़्लाइट से आज गए कल वापस आ गए, ये महीनों चलते थे, ट्रैवलिंग जो थे महीनों चलते थे। इसलिए कहीं ना कहीं ये इंस्पायर होते थे, कहीं ना कहीं ये दूसरे कंट्री में जाके भी इस्टेब्लिश हो जाते थे। तो इसी तरीके से कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है। और जब ये बामियान बुद्धा को डिस्ट्रॉय किया गया, उसके बाद यूनेस्को ने 2003 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर में रख लिया। क्यों रख लिया? ताकि उसको अभी रिस्टोर किया जा सके और जितना बचा है उसको बचाया जा सके, नहीं तो फ्यूचर में कुछ भी पॉसिबल हो सकता था।
अब हम बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ, जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन लॉन्चेस एंटी ट्रैफिकिंग। ये आपका जीएस पेपर 2 का हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वुमेंस और चिल्ड्रन प्रोटेक्शन से इश्यूज़ जो हैं रिलेटेड हैं, इसलिए आपका जीएस 2 का हिस्सा है। अब इसमें बनाया क्या जा रहा है, इसमें एक नया कमीशन बनाया गया है जो कि एंटी ट्रैफिकिंग के लिए काम आएगा। ट्रैफिकिंग क्या होता है, वुमेंस और चिल्ड्रंस को हम एक देश से दूसरे देश ले जाते हैं अलग अलग कामों के लिए। मैक्सिमम जो मेजर काम होता है वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए ट्रांसपोर्ट या फिर ले जाए एक्सपोर्ट किया जाता है। मान लीजिए इंडिया से कुछ लड़कियों को, बच्चों को किडनैप करके दूसरे कंट्री में ले जाया जाता है, ट्रैफिकिंग किया जाता है ताकि वहाँ से वो बिज़नेस कर सके, पैसे कमा सकें लोग। और जो बच्चे जो होते हैं और जो लड़कियाँ होती हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो ये कमीशन जो बनाया गया है ऐसे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए बनाया गया है, और साथ ही जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो भी ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा कि इन एक्टिविटीज़ को रोका जा सके, और कैपेसिटी बिल्डिंग भी इसमें की जाएगी। जो विक्टिम रहे हैं ट्रैफिकिंग के, उनको अब रिहैबिलिट यानी कि उनको बचा के नए सेंटर्स पर रखा जाएगा, वहाँ पर सिखाया जाएगा ताकि वो अपनी एक डिसेंट सा लाइफ जी सकें, उनको दिक्कत ना हो। क्योंकि हम जानते हैं सोसाइटी हमारा कैसा है, अगर किसी का रेप हुआ या फिर वो ऐसे ट्रैफिकिंग का हिस्सा रहा, विक्टिम रहा, तो उनको एक आम जिंदगी जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कमीशन लॉन्च किया गया है। इसका जो मेजर एम है वो लॉ इन्फोर्समेंट को अवेयर कराना है लोगों के बीच में। जो ऑफिसर्स होते हैं यहाँ पर ऑफिशियल काम तो करते हैं, लेकिन हो सकता है उनको जो इसके लिए लॉज बने हैं वो उनको ना पता हो या फिर इनके बारे में बहुत डिटेल्स ना जानते हों, तो वो अवेयरनेस को उन ऑफिशियल्स के बीच में बढ़ाने के लिए ही ये इस्टेब्लिश किया गया है, राइट। अब हम बात करें इंपॉर्टेंस की, तो यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। पहला तो मैंने बताया कि जो भी ऑफिसर्स हैं, जो भी लोग हैं इन्वॉल्व हैं इसमें, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ साथ ही जो विक्टिम्स हैं ट्रैफिकिंग के, उनको बचाया जाएगा। फिर जो भी इश्यूज़ हैं इनसे रिलेटेड, वो सारा कुछ इसी कमीशन के थ्रू अब एड्रेस किया जाएगा, राइट। मतलब ये एक स्पेशल सेल बनाया गया है मॉनिटर करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, मैकेनिज्म इंप्रूव करने के लिए, और फिर जो भी विक्टिम्स हैं उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए। रिहैबिलिटेट करने के बाद जो भी रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है, मान लीजिए वुमेन्स हैं या फिर चिल्ड्रन हैं तो उनको कुछ, चिल्ड्रंस हैं तो उनको पढ़ाया जाएगा, वुमेन्स हैं, एडल्ट है तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो कोई जॉब करके, कोई काम करके अपनी ज़िंदगी बिता सकें। तो इसका इंपॉर्टेंस है। रीज़न बहुत ही सिंपल सा रीज़न है। अभी तक जो भी ये विक्टिम्स होते हैं उनके साथ जो व्यवहार होता है ऑफिशियल्स का बहुत अच्छा नहीं रहता, बहुत इनसेंसिटिव एटीट्यूड रहता है लोगों का, इवन फैमिलीज़ का, और जो ऑफिसर्स हैं उनका भी सेम था। तो इसीलिए कमीशन बनाया गया ताकि ये इन चीज़ों को, सेंसिटिव मैटर को बहुत अच्छे से हैंडल किया जा सके। हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है इंडिया में, तो इसके लिए बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 23 के सेक्शन 1 में मेंशन किया गया है कि ट्रैफिकिंग जो है पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है। इसके लिए एक इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 बनाया गया है, जो कि ट्रैफिकिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा लॉ है। अगला है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। ये बताता है कि कोई भी तरीके की ट्रैफिकिंग हो, चिल्ड्रन का एक्सप्लॉयटेशन हो, चाहे सेक्सुअल हो, स्लेवरी हो, या फिर सर्वेंट की तरह उनसे काम कराया जाता हो, या फिर उनके ऑर्गन्स रिमूव करके बेचे जाते हों, ये सारे जो है पनिशेबल ऑफेंस हैं। और एक स्पेशल एक्ट भी बनाया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉस्को एक्ट 2012। ये बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज़ और एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए एक्ट बनाया गया था। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। मूविंग टू अनदर न्यूज़, इंडियन एयरफोर्स कॉमरेड्स 60 ईयर्स ऑफ ग्लोरियस सर्विस बाय चेतक हेलीकॉप्टर। तो यहाँ पर हम चेतक हेलीकॉप्टर के बारे में जानेंगे, समझेंगे, थोड़ा सा बहुत ही ब्रीफ में जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बट स्टिल यू शुड नो अगर ये हमारे न्यूज़ में आया है। तो ये जीएस पेपर 3 का हिस्सा है, डिफेंस का हिस्सा है, ये बहुत ही क्लियर है, यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं थी बहुत ज़्यादा। तो न्यूज़ में क्या है हम जानते हैं। हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने एक कॉन्क्लेव होस्ट किया, कहाँ पर, एयरफोर्स स्टेशन हंकिमपेट में, जहाँ पर चेतक से रिलेटेड एक मैगज़ीन बुक रिलीज़ की गई और एक मूवी भी वहाँ पर रिलीज़ की गई, छोटा मूवी डॉक्यूमेंट्री टाइप का वहाँ पर रिलीज़ किया गया। चेतक हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो ये 2 टन क्लास के हेलीकॉप्टर्स हैं। इसमें 7 लोग बैठ सकते हैं और ये बहुत सारे रोल्स के लिए काम में आते हैं। इतना जगह इसमें होता है कि बहुत तरीके के इसमें काम किए जा सकते हैं। इसके इंजन की बात करें तो ऑर्टिस्ट 3B टर्बो शाफ्ट इंजन इसमें यूज़ होते हैं। जैसा कि मैंने बताया ये बहुत स्पेशियस है, तो एक जगह से दूसरे जगह के लोगों तक ट्रांसफ़र करने के लिए, कार्गो के लिए, मटेरियल ट्रांसपोर्ट के लिए, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए, सर्च रेस्क्यू, एरियल सर्वे, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, ऑफशोर ऑपरेशन, ये सारे कामों के लिए इस हेलीकॉप्टर का यूज़ में लिया जा सकता है। इसका मैन्युफैक्चरिंग HAL ने 1962 में किया था फ्रांस की एक कंपनी के साथ मिलकर, और पहली बार 1965 में रेडी टू फ्लाई कंडीशन में चेतक हेलीकॉप्टर्स प्रोड्यूस किए गए थे या फिर सौंपा गया था इंडियन गवर्नमेंट को। अगला टॉपिक है ऑनलाइन वाइल्ड लाइफ ट्रेड ऑन राइज इन म्यांमार। अब ये क्या है, ये हमारा जीएस पेपर 3 का हिस्सा है क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी।
अब ये बताना क्या चाह रहा है, यहाँ पर ये बताना जा रहा है कि जो कुछ एंडेंजर्ड एनिमल्स होते हैं या फिर किसी भी तरीके के एनिमल्स होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, उनको ऑनलाइन ट्रेड किया जा रहा है। पहले हंटिंग पोचिंग होता था, लोग ऑफलाइन सारे काम करते थे छुप छुपा के, लेकिन अब इसको ऑनलाइन सब फेसबुक वगैरह से हेल्प से किया जा रहा है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने एक सर्वे किया जिसमें उसने पाया कि म्यांमार में इलीगल परचेजिंग हो रही है वाइल्ड लाइफ की, वो भी ऑनलाइन। कैसे? फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया के हेल्प से। और उन एनिमल्स में कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी शामिल है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कितने तरीके के स्पीशीज़ होती हैं IUCN के लिस्ट में, एंडेंजर्ड, वनरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो यहाँ पर मैं ये सब डिस्कस नहीं करूँगा। यू कैन सी द लास्ट वीडियो, अंडरस्टैंड द कैटेगरीज ऑफ स्पीशीज़ इन IUCN, राइट। अब यहाँ पर जो रिपोर्ट की मेजर फाइंडिंग है, इसमें बताया जाता है कि जो ऑनलाइन डीलिंग है, इन एनिमल्स को जो सेल्स एंड परचेज़ किया जा रहा है, वो 74% से बढ़ा हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। यानी कि अभी 11,046 एनिमल्स बेचे खरीदे गए हैं, वो भी ज़िंदा एनिमल्स है ना, ऐसा नहीं है कि मार के काट के बेचे जा रहे हैं, नहीं, ज़िंदा एनिमल्स को बेचे जा रहे हैं ऑनलाइन। इसमें लगभग 173 स्पीशीज़ को ट्रेड किया गया है और इन 173 स्पीशीज़ में से 54 ऐसे स्पीशीज़ हैं जो कि थ्रेटेंड हैं। थ्रेटेंड मतलब कि अब वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं। उम्मीद है, मतलब कि कोशिश हो सकता है कि एक्सटेंड भी हो जाए कुछ समय आने के बाद, अगर ये कंटिन्यू रहा, अगर ये ट्रेडिंग कंटिन्यू रहा। कि ट्रेडिंग में क्या होता है, उनको नेचुरल हैबिटेट से निकाल के बेच देते हैं लोग, उसको एज ए पेट यूज़ करते हैं, अलग अलग तरीके के यूज़ होते हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम उनके लिए आ सकता है। रिसर्च में ये पाया गया कि ऐसे 639 फेसबुक अकाउंट्स हैं जहाँ पर ये वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग होती है। और एक ऐसा ग्रुप जो सबसे बड़ा ग्रुप है, उसमें 19,000 मेंबर्स फाउंड किए गए, जहाँ पर हर हफ्ते डजन्स ऑफ पोस्ट होते हैं, मतलब दर्जन भर पोस्ट हर हफ्ते भर में किए जाते हैं खरीद बेच के लिए। अब और दूसरे जो फाइंडिंग्स यहाँ पर पाए गए हैं कि जो मेजर एनिमल्स जो खरीदे बेचे जाते हैं, उसमें एलिफेंट, बियर, गिबॉन, टिबेटन एंटीलोप, क्रिटिकली एंडेंजर्ड पेंगोलिन और एशियन जायंट टॉर्टोइज, ये सारे स्पीशीज़ उसमें इंक्लूडेड है। और जो सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ सेल किए जाते हैं उसमें मंकीज़ हैं। मंकीज़ लगभग पेट्स के लिए सारे लोग परचेज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसे एनिमल्स भी इंक्लूड हैं जो कि कोविड को स्प्रेड कर सकते हैं जंगली जानवरों में भी, और कुछ नए वेरिएंट्स इंसानों में भी वो स्प्रेड हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अब कंसर्न हमारा यहाँ पर यही है, इस पर रोक लगाने का रीज़न यही है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का, कि जो इंटरेक्शन हो रहा है, ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का इंटरेक्शन हो रहा है, तो नए नए म्यूटेशंस पॉसिबली ह्यूमंस में स्प्रेड हो सकते हैं और इवन एनिमल्स में भी कोविड-19 स्प्रेड हो सकते हैं। अब इस इलीगल ट्रेडिंग को रोकने के तरीके क्या हैं? अब जैसे कि अगर ट्रेडिंग ऑनलाइन हो रही है, फेसबुक या फिर दूसरे सोशल मीडियाज़ में ये ट्रेडिंग हो रही है, तो इन फेसबुक को सीधी सीधी बात है, फेसबुक अकाउंट्स को ब्लॉक कर देने चाहिए, बंद कर देने चाहिए। और लोग भी अवेयर होने चाहिए, और जहाँ भी समझ में आता है ऐसा कुछ है, दे शुड इन्फॉर्म द साइबर सिक्योरिटी, ताकि इन चीज़ों पर रोक लगाया जा सके, राइट। तो ये सब कुछ पॉसिबल सोल्यूशन हैं जो इलीगल ट्रेडिंग को रोक सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ म्यांमार में ऐसा होता है, दूसरे नेबरिंग कंट्रीज से भी बहुत सारे स्पीशीज़ मंगाए जाते हैं। जैसे थाईलैंड से कुछ चिड़िया मंगाई जाती है, हॉर्नबिल सामन, और इंडिया से कैकाटूज और क्रोकोडाइल्स भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किए जाते हैं, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज़, सूरत गेट्स इंडियाज़ फर्स्ट स्टील स्लैग रोड। तो ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, GS पेपर 3 का सेक्शन है, ठीक है। आपके ये GS पेपर 3 में आता है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्शन में, मतलब कि एक नए तरीके का रोड सूरत में बनाया गया। ये एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट है, ताकि इसकी टेस्टिंग की जा सके। यहाँ पर 3 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाया है, जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है ये। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट एंड थिंक टैंक नीति आयोग। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलके हज़ीरा में इस रोड को बनाया गया है। अब हम देखते हैं फीचर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये जो प्रोजेक्ट है, ये वेस्ट टू वेल्थ और क्लीन इंडिया कैंपेन के अंडर में बनाया गया है। ये इसको कोशिश की जा रही है। और जो ये कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है, ये नॉर्मल रोड जो बनते हैं, जो हमारा बिटुमिन से या फिर कंक्रीट रोड बनते हैं, उससे 30% कम खर्चे में बन जाता है। थिकनेस की बात करें तो ये 30% पतला होता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल रोड्स, ठीक है। अब ये हज़ीरा को क्यों चूज़ किया गया? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हैं। तो AMNS जो स्टील प्लांट था, उसके लिए प्रॉक्सिमिटी सेंटर, मतलब उसके पास में था, इसीलिए यहाँ पर बनाया गया। साथ साथ में इस रोड पे बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होती है, और ये टेस्टिंग के पर्पज़ से बनना था, स्टडी के पर्पज़ से बनना था, इसीलिए इस रोड को चूज़ किया गया, ठीक है। और साथ साथ में इस रोड का कंडीशन भी बहुत बुरा था। इसको वैसे भी नया रोड बनाया जाना था, इसलिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल तौर पर स्टील स्लग से रोड से बनाए गए हैं यहाँ पर। और एक्सपर्ट ने यह भी बताया गया है कि जो स्टील रोड्स हैं, ये मानसून के समय में भी बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल रहेंगे, राइट। अब हम कुछ
प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, कैसे बनता है। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, जो स्टील स्लग वेस्ट होता है, एक तरीके का स्टील फर्नेस से जो वेस्ट निकलते हैं, उसको 15,000 से 16,000 डिग्री तक गर्म किया जाता है। गर्म करने पर ये जो मोल्टन फ्लक्स फॉर्म में आ जाते हैं, फिर उसको यहाँ पर देखिए गिराया जा रहा है। यहाँ पर जो भी मिक्स किया जाना होगा मिक्स होगा, ठंडा होगा, फिर इसी को उठा के रोड पे डाल दिया जाएगा। जैसे आप डामर आपने सुना होगा ना, बिटुमेन, उसी तरह इसको यूज़ किया जाएगा उस मटेरियल में मिला के रोड्स पे बनाने का। मूविंग फर्दर, यहाँ पर कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर 1150 रुपये पड़ रहा है पर स्क्वायर किलोमीटर का कॉस्टिंग। ट्रेडिशनल जो बिटुमेन रोड की बात करें तो 1300 रुपये पड़ता है पर स्क्वायर किलोमीटर, और वहीं ये सीमेंट और कंक्रीट के रोड की बात करें तो 2700 रुपये पड़ता है पर स्क्वायर मीटर का रोड। तो ये यहाँ पर बहुत सस्ता पड़ जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा सस्ता है। लाइफ स्पैन की बात करें तो ये 30 साल चलने की उम्मीद की जा रही हैं स्टील स्लैग रोड्स की। ट्रेडिशनल रोड जो होते हैं वो 15 ईयर्स लास्ट करते हैं। और जो ये प्रोसेस है, जो इसमें इस प्रोसेस को बनाने में जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, ये भी कंपैरेटिवली कम रिलीज़ होने वाला है ट्रेडिशनल रोड्स के कंपैरिजन में। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज़, जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स ऑफ हिमालयन रीजन। तो यहाँ पर 2 नए हेरिटेज साइट्स ऐड किए गए हैं हिमालयन रीजन में। तो ये आपका GS पेपर 1 और GS पेपर 3 का हिस्सा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन से साइट्स ऐड हुए हैं। तो यहाँ पर स्टेट साइट्स ऑफ शिवालिक फॉसिल पार्क इन हिमाचल प्रदेश और स्ट्रोमेटोलाइट कंटेनिंग डोलोमाइट लाइमस्टोन ऑफ बक्सा इन सिक्किम, मतलब सिक्किम में और एक हिमाचल प्रदेश में 2 साइट्स को जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया है या फिर ऐड किया गया है। और इन दोनों साइट्स के जुड़ते ही इंडिया में अब 34 जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों साइट्स के बारे में बताया गया है, इन साइट्स पे क्या क्या पाया जाता है। तो शिवालिक रॉक्स में, जो कि हमारा हिमाचल में है, यहाँ पर शिवालिक फॉसिल्स पार्क है, तो यहाँ पर फॉसिल्स पाए जाएंगे। अच्छा, फॉसिल क्या होता है? जैसे हमारा कोई भी, जैसे पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, तो वो क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, हमारा मरने के बाद वो ज़मीन में दब जाते हैं। तो दबने के बाद जो प्रेशर होता है, प्रेशर की वजह से धीमे धीमे वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कई हज़ार साल पहले ये प्रोसेस हुआ होगा, तब जाके आप यहाँ पर आज फॉसिल्स बने हुए हैं। और यहाँ पर ये साइंटिस्ट ने खोजा है, इसलिए इसको हेरिटेज साइट में ऐड कर दिया गया है। वही यहाँ पर तो डोलोमाइट, स्ट्रोमेटोलाइट, ये सब चीज़ें यहाँ पर पाई जा रही हैं, इसलिए इस साइट को भी सिक्किम में ऐड कर दिया गया है। ठीक है, जियो हेरिटेज साइट क्या होते हैं? तो ऐसे वैज्ञानिक, शैक्षिक, नेचुरल ब्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हों, ऐसे प्लेसेस जो कि एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो और वहाँ से आपको कुछ मिल रहा हो, एक्सपेरिमेंटल, वहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हों, या फिर साइंटिफिक तरीके से कुछ नए रिसोर्सेज हमें मिल रहे हों, ऐसे रिसोर्सेज को डिटेक्ट करता है हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और उसको जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट घोषित कर दिया जाता है। जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट की बात करें तो वो 1851 में इस्टेब्लिश किया जाता था और ये अभी प्रेजेंटली मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में अटैच्ड हैं। ठीक है, GSI का जो मेन फंक्शन है वो जियो साइंटिस्ट इन्फॉर्मेशन को, जो इन्फॉर्मेशन होता है वो लगातार प्रोवाइड करने का ये मेन फंक्शन है इसका। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो ये कोलकाता में अभी सिचुएटेड है इसका हेडक्वार्टर्स, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज़, इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम टू कनेक्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट विथ सिलेक्टेड इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। तो हमने भी लास्ट वीडियो में देखा था उड़े देश का आम नागरिक, तो ये उससे कुछ मिलता जुलता प्रोजेक्ट है। उड़े देश का आम नागरिक, उसमें हमने सिर्फ रीजनल कनेक्टिविटी देखी थी। यहाँ पर जो कनेक्टिविटी होगा वो इंटरनेशनल लेवल पे होने वाला है। तो ये आपका GS पेपर 2 और 3 का हिस्सा है, जिसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ पॉलिसीज़ भी यहाँ पर इन्वॉल्व होंगी, राइट, स्कीम्स एंड पॉलिसीज़। तो न्यूज़ में क्यों है ये मैंने बताया आपको कि अब कुछ इंटरनेशनल डेस्टिनेशन लॉन्च होने हैं, जहाँ पर इंटरनेशनल उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के अंडर में ये ऐड होने वाला है। और इंटरनेशनल एयर कनेक्टिंग स्कीम के बारे में बात करें तो ये बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट से सपोर्टेड होंगे। क्यों सपोर्टेड होंगे? क्योंकि उन्हीं स्टेट्स का बहुत ही बेनिफिट होने वाला है अगर वो इंटरनेशनली कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए हैं। तो आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, इन्होंने कुछ स्पेसिफाइड इनके पास रूट्स हैं, गुवाहाटी, इम्फाल, अगरतला, और ये जो रूट्स हैं वो कुछ इंटरनेशनल डेस्टिनेशन को ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे बैंकॉक, ढाका, काठमांडू, यांगोंग, हनोई, मंडले, कुमिंग एंड चिटगोंग। तो इन रूट्स पे कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, अब इस स्कीम के लॉन्च करते ही क्या होगा? सिंपल सा बात है, अगर ये कनेक्टिविटी स्कीम लॉन्च कर दी जाती है तो इंडिया के लोग कुछ इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे अफोर्डेबल प्राइस पे पहुंच जाएंगे। बेनिफिट देश को क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, जॉब ग्रोथ होगा और रिसोर्सेज एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ जा सकेंगे। तो ये बेनिफिट होगा हमारा इस स्कीम को लेकर। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज़, न्यू केमिकल रेफरेंस मटेरियल्स लॉन्च टू स्ट्रेंथ एंटी डोपिंग एनालिसिस इन एरिना। अब ये क्या है? अब ये हमारा GS पेपर 3 का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है जो कि इंडिया में ही डेवलप किया गया है, राइट।
तो डोपिंग क्या होता है, ये अक्सर स्पोर्ट्स में किया जाता है। स्पोर्ट्स में क्या होता है, मान लीजिए 10 एथलीट्स हैं, इनको एक रेस करना है, इसमें से एक लोगों ने ड्रग्स ले लिया। अब जिसने ड्रग्स लिया है वो अगर रेसिंग ट्रैक पे जाएगा तो ऑब्वियसली बाकी के 9 के कंपैरिजन बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और वो इल्लीगल तरीके से जीत जाएगा। तो इसी डोपिंग को, इसी नशे को रोकने के लिए एक एंटी डोपिंग टेस्ट होता है और इस डोपिंग टेस्ट के लिए बहुत सारे मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होता है। तो अब 6 नए मटेरियल खोजे गए हैं इंडिया में जो कि इस डोपिंग टेस्ट को बहुत आसान बना देंगे, बहुत रिलायबल बना देंगे। ठीक है, तो यही इसी के बारे में ये न्यूज़ है। और ये जो RMS का RM प्रोग्राम है या फिर रेफरेंस मटेरियल है, ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स अफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 15 गवर्निंग बॉडी मीटिंग ऑफ NDTL नेशनल डोपिंग टेस्ट लेबोरेटरी का 15वां गवर्निंग बॉडी मीटिंग था। उसी मीटिंग में ये रेफरेंस मटेरियल स्कीम या प्रोग्राम लॉन्च किया गया था और उसी के बाद से साइंटिस्ट ने मिलकर इस मटेरियल्स को खोजा है। हम बात करें इस मटेरियल का तो ये कई ऑर्गेनाइजेशन के एसोसिएशन से बना है, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च गुवाहाटी में और CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू। इन ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इस मटेरियल को डेवलप किया है। इसके साथ ही इंडिया के लैब दुनिया के कुछ लैब्स में आ गया है जो कि रेफरेंस मटेरियल्स को डेवलप करने में सक्षम हैं और डोपिंग टेस्ट को बहुत ही आसान बना सकता है। ठीक है, ये पूरे एंटायर एंटी डोपिंग कम्युनिटी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इसके बेनिफिट की बात करें तो एंटी डोपिंग जो टेस्ट है उसको और इम्प्रूव करेगा और एनहांस करेगा और आसान बनेगा और एक फेयर गेम हो सकेगा किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में। ये इन मटेरियल्स का बेनिफिट्स हैं। हमारा अगला न्यूज़ है, गवर्नमेंट रिमूव्स एप्सपा फ्रॉम पार्ट्स ऑफ नागालैंड, असम एंड मणिपुर। तो ये सिर्फ इतना सा न्यूज़ है कि नागालैंड, असम और मणिपुर से एप्सपा को हटा दिया गया है। एप्सपा क्या है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जो कि 1958 में लागू हुआ था। हम बात करें प्रोविजंस की तो एप्सपा के पास स्पेशल पावर्स होती हैं जो कि सेंटर या फिर स्टेट के गवर्नर के कहने के द्वारा नहीं यार हम बात करें प्रोविजन की तो एप्सपा के पास स्पेशल पावर होती हैं, स्पेशल्स नहीं स्पेशल हम बात करें प्रोविजंस की तो एप्सपा के पास स्पेशल पावर होती हैं जो कि किसी सेंटर या फिर स्टेट के गवर्नर के द्वारा लागू किया जा सकता है। कहाँ पर? किसी भी स्टेट या फिर कुछ हिस्सों में, और उस एरिया को डिस्टर्ब डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो तरीका क्या है? इस एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी एरिया को, किसी भी के जहाँ पर ज़रूरी हो उस एरिया को डिस्टर्ब घोषित किया जाता है और वहाँ पर अगर कोई डेंजरस कंडीशन पाई जाती है तो वहाँ के जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके पास स्पेशल पावर होते हैं उनको टैकल करने के लिए, राइट। अब क्रिटिसिज्म किया जाता है। क्रिटिसिज्म क्यों किया जाता है? क्योंकि बहुत सारे ह्यूमन के फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो यहाँ पर वायलेट होते हैं और साथ साथ ही इनके पास बहुत ज़्यादा स्पेशल पावर दी जाती है। दे हैव पावर टू ओपन फायरिंग। ओपन फायरिंग के केस में कहीं कहीं डेथ भी हो जाता है। और कहाँ पर ओपन फायर कर सकते हैं? मान लीजिए किसी के पास अगर कोई आर्म्स में अम्यूनिशन है, अम्यूनिशन यानी कि बॉम्ब वगैरह अगर कोई लेकर ट्रैवल कर रहा है, अगर आर्मी या फिर जो भी डिफेंस पर्सनल है उनको पता चलता है तो वो इनके ऊपर फायरिंग ओपन कर सकते हैं। और ये किसी के बाद अगर सस्पिशन में आता है इनके, कोई भी किसी के ऊपर इनको अगर शक होता है तो उनको सर्च कर सकते हैं, उनको अरेस्ट कर सकते हैं, उनके घरों को ये सर्च कर सकते हैं किसी भी वारंट के बिना। अब वारंट के बिना क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर वारंट लेने जाएंगे हो सकता है डिले हो जाए और वो जो जिसके ऊपर इनको शक है वो बाहर भाग जाए। और इस एक्ट के अंतर्गत इनको बहुत सारी स्पेशल पावर दी जाती है जिसको जब तक सेंटर का अप्रूवल ना मिले तब तक हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इस दीक्षा वेबसाइट। दीक्षा वेबसाइट ये GS2 का पार्ट है, एजुकेशन के अंडर में आता है और ई गवर्नेंस का भी हिस्सा है। हम बात करें दीक्षा के फीचर्स के बारे में तो इट इज़ एन प्लेटफॉर्म जहाँ पर ई कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है स्कूल के बच्चों के लिए, चाहे वो स्टेट हो या फिर कोई भी यूनियन टेरिटरी हो। साथ ही में इनको QR कोडेड एनर्जाइज टेक्स्ट बुक भी दिए जाते हैं किसी भी क्लास में। इसका मोटो है वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म से पूरे देश के स्कूल के बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। ये वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है और वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस को पूरी तरीके से फॉलो करता है। अब यहाँ पर हम गाइडलाइंस के डिटेल में नहीं जाएंगे, यू जस्ट नो दैट कि ये ऐसी गाइडलाइंस होती है जिनको दीक्षा का वेबसाइट फॉलो करता है। और ये ऐसे भी लोगों को जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, यानी कि जिनको दिखता नहीं है, उनके लिए भी ये वेबसाइट एक्सेस करना आसान है क्योंकि बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे कि स्क्रीन रीडर हैं, कुछ बटन्स हैं, उनके हेल्प से जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं वो लोग भी इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं और कंटेंट देख सकते हैं। इनके लिए एक डिजिटली एसेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, शॉर्ट में डेजी, ये भी बनाया गया है और इसके हेल्प से विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट जो होते हैं वो भी पढ़ाई कर सकते हैं। अभी तक 10,000 वर्ड्स डिक्शनरी में इसके अपलोड किया जा चुका है। 3,345 ऑडियो बुक भी इसमें स्टोर किया जा सकता है किसके लिए? विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए। साथ ही नॉर्मल स्टूडेंट भी इन ऑडियो बुक्स का लुत्फ़ उठा सकते हैं। लुत्फ़ का ये पढ़ने के लिए है एक्चुअली। डेजी के बारे में बात करें तो ये एक स्टैंडर्ड डिजिटल टॉकिंग बुक है।
स्टैंडर्ड डिजिटल टॉकिंग बुक, मतलब कि ये नॉर्मल बुक्स की तरह नहीं है कि आप पेज पलटेंगे या पढ़ लेंगे। ये टॉकिंग बुक है, मतलब एक तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है, जहाँ पर बुक्स को रखा गया है और कुछ बटन्स दिए गए हैं ताकि जो भी विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट हैं वो इनका यूज़ करके अपना नेविगेट कर सकें, एक पेज से दूसरे पेज में जा सकें, एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में जा सकें, चैप्टर्स को सुन सकें, समझ सकें। ये सब उनके लिए किया गया है। अब यहाँ पर डेज़ी आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये बुक है, यहाँ पर ये स्पीकर यहाँ पर मेंशन है। स्पीकर के बाद नेक्स्ट, स्पीक, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, यहाँ पर नेविगेट करने के लिए, नेक्स्ट बुक के लिए अलग अलग तरीके के यहाँ पर बटन्स दिए गए हैं जो कि विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट को हेल्प करने वाला है। ठीक है। क्रिएशन ऑफ नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। अब नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी से आप क्या समझते हैं? ये भी हमारा GS2 का पार्ट है, एजुकेशन का हिस्सा है। मतलब कि एक वर्चुअल लाइब्रेरी क्रिएट किया जा रहा है। ऑनलाइन बहुत सारे बुक्स को स्टोर किया जाएगा और वहाँ से आप ऑनलाइन ही www.indiaculture.gov.in इस वेबसाइट पे जाकर बुक्स यहाँ से एक्सेस करके आप पढ़ सकते हैं। या IIT बॉम्बे इसके कोलैबोरेशन में, यहाँ पर बॉम्बे मुंबई एक ही चीज़ है। ये पोर्टल जो है IIT बॉम्बे के कोलैबोरेशन में मिलकर बनाया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इंडिया के अलग अलग कल्चर, इंडिया हम जानते हैं बहुत डाइवर्स कंट्री है, बहुत तरीके के कल्चर हैं यहाँ पर, तो अलग अलग कल्चर के आर्टिफैक्ट्स, बुक्स वगैरह यहाँ पर स्टोर किए गए हैं ताकि हर जगह से इसको ऑनलाइन फ्री में एक्सेस किया जा सके। इसका ऐप है इंडियन कल्चर। इस ऐप के थ्रू आप हिंदी और इंग्लिश में इन बुक्स को अवेलेबल करा सकते हैं। ये एंड्रॉयड ऐप और आईफोन दोनों में अवेलेबल है, राइट। इसके और ऑब्जेक्टिव क्या है? तो डेटा कलेक्शन और क्यूरेशन, मतलब कि डेटा इजीली कलेक्ट किया जा सकता है। मान लीजिए इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कल्चर्स हैं, तो उन कल्चर के क्या डेटा हैं, क्या फीडबैक है, क्या जर्नल है, क्या बुक है, सब कुछ यहाँ पर स्टोर किया जाएगा। तो ये इजीली वहाँ से मिल सकता है। डेटा हार्वेस्टिंग भी किया जा सकेगा। डेटा हार्वेस्टिंग मतलब जैसे कि आप, ये कल्चरल पोर्टल है, मैं यहाँ पर हूँ, मेरा कल्चर कुछ और है, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट करना चाहता हूँ, तो वी कैन प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर, डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन ऑन दिस पोर्टल। ये पूरी तरीके से फ्री है, कोई भी कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकता है। यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है, इवन जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्चुअल लाइब्रेरी। हमारा आज का लास्ट न्यूज़ है, इंडिया नेपाल लॉन्चेस मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, साइन 4 एग्रीमेंट्स ड्यूरिंग मोदी ड्यूबा मीटिंग। अब यहाँ पर हम इंडिया और नेपाल के बीच में कुछ कोलैबोरेशंस हुए हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। तो नेपाल 105वां ऐसा देश बना जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया। साथ ही में इंडिया के साथ टेक्निकल कोऑपरेशन रेलवेज़ में ज्वाइन किया और पेट्रोलियम में भी इंडियन ऑयल कोऑपरेशन के साथ यहाँ पर कुछ MOU साइन हुए। और नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन, मतलब कि ऑयल के सेक्टर में, पेट्रोलियम सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में बहुत सारे यहाँ पर एग्रीमेंट्स हुए हैं इंडिया और नेपाल के बीच में। और इंडिया और नेपाल के बीच में एक रुपे कार्ड भी अनाउंस हुआ। रुपे कार्ड इंडिया में ऑलरेडी चल रहा था, इसको नेपाल में भी इंट्रोड्यूस किया गया। और 83% रुपे कार्ड जो हैं वो 1400 पॉइंट ऑफ सेल यूनिट के थ्रू वहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, ऑल्दो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बट स्टिल यू शुड नो। की पॉइंट्स की बात करें तो इंडिया और नेपाल ने एक पैसेंजर सर्विस ट्रेन लॉन्च किया। कहाँ से? जयनगर और नेपाल कुर्था, इन दो जगहों के बीच में एक नया पैसेंजर ट्रेन लॉन्च किया गया। हालांकि ये पहले भी चलता था, लेकिन इसको एक ब्रॉड गेज रेलवे बनाया गया। साथ ही में सोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया। अब ये क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 132 हेल्थ फैसिलिटीज़ बनाए गए हैं नेपाल के 10 डिस्ट्रिक्ट में। किसके अंडर में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्प में, मतलब गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से इस कॉरिडोर के लिए फाइनेंस किया है। और जो रेलवे लाइन है वो 35 किलोमीटर स्ट्रेच करता है, जिसमें से सिर्फ 3 किलोमीटर इंडिया में है, बिहार में, बाकी का हिस्सा जो है वो नेपाल में है। ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन रूट्स में पहले से ही रेलवे लाइन चलती थी, बट वो नैरो गेज थी। अभी इसको ये फर्स्ट ब्रॉड गेज प्रोजेक्ट है, पैसेंजर रेल लिंक है दोनों कंट्री के बीच में। ठीक है। और एक और मेजर यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन बनाया गया है, सोलू कॉरिडोर, 132 किलोवाट पावर ट्रांसमिशन लाइन। पावर ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है? एनर्जी को, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है उसको हाई अमाउंट में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए पावर ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं। तो यहाँ पर सोलू कॉरिडोर में 132 किलोवाट का पावर ट्रांसमिशन लाइन लगाया गया है इंडिया के हेल्प से। ठीक है, तो ये उसी के बारे में पूरा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन। सो दिस वॉज नॉट आर लास्ट न्यूज़। आज का हमारा आखिरी न्यूज़ है, राजनाथ सिंह इनॉग्रेट्स कल्पना चावला रिसर्च सेंटर टू ट्रेन स्टूडेंट्स इन स्पेस साइंस। अब ये क्या है? तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ में लॉन्च किया। और इसी के लॉन्च के साथ ही उन्होंने 10 करोड़ का स्कॉलरशिप स्कीम भी वहाँ पर प्रोवाइड किया। जो भी डिफेंस के लोग हैं, डिफेंस के लोग जो भी है वहाँ पर काम करते हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं, काम नहीं करते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं उनके बच्चे, उनके लिए 10 करोड़ का स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च किया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि स्पेस साइंस, सैटेलाइट डेवलपमेंट और आगे की जो भी रिक्वायरमेंट है स्पेस से रिलेटेड, उसके लिए स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा सके, इसलिए स्पेस सेंटर को लॉन्च किया गया। इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा
क्यूसैट 75 स्टूडेंट बिल्ड सैटेलाइट में से एक होगा, जो कि इंडिया के 75वें इंडिपेंडेंस डे जो कि 2022 में ही है उस दिन लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही पंजाब एक पहला बॉर्डरिंग स्टेट होगा जिसके पास खुद का एक स्पेस सैटेलाइट होगा। अब इस स्पेस सैटेलाइट्स के हेल्प से बहुत तरीके के डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, जैसे बॉर्डर इंट्रूशन डिटेक्ट किया जा सकता है, एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम्स है, वेदर फोरकास्टिंग, नेचुरल डिज़ास्टर, इस तरीके के तमाम चीज़ों को डिटेक्ट करके डेटा प्रोवाइड किया जा सकता है ताकि इस पर बहुत अच्छे से या बहुत क्विकली एक्शन लिया जा सके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स and please subscribe Bohr Thakur IAS Academy YouTube channel. Thank you for watching. See you next video. Till then, goodbye.